Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Ada 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is coordination compound. Coordination compound हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 है जिसमें हम लोग ऑलरेडी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी 2 वैलेंसीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें तो आपका M, L, N एंड Z दिस टाइप के आपके कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि आपका ये सेक्शन ब्रैकेट के अंदर वाला सेक्शन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है और ब्रैकेट के बाहर वाला सेक्शन आपका आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। राइट इतनी चीजें मैंने बताई थी। साथ में मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेटल होता है वो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से घिरा होता है। ये आपकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है और आपका Z आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। कभी कभी क्या होता है आपका आयनाइजेशन पार्ट ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली थी, किस तरह से वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने बताया कि आपके जब डबल सॉल्ट या फिर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो किस तरीके प्रेसिपिटेशन देते हैं, किस तरह से उनके बॉन्डिंग का क्लीवेज होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। अब गाइस आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईयूपैक नेम एंड आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं आईयूपैक नेम, किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपैक नेम हम लिख सकते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम को लिखना सीखेंगे। साथ में हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कौन सा इंडिविजुअल आइसोमेरिज्म को बिलोंग करता है, कितने टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाता है, इसको भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे चलिए सेशन को शुरू करें, उससे पहले देख लेते हैं कि अपने आने वाले सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो गाइस बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और साथ में एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चे तो बिना समय को बर्बाद किए हुए आज का सेशन आईयूपैक नेम और आइसोमेरिज्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण, कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को का नॉमिनेशन कर सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। The formulas and name adopted for the coordination entities are based on recommendation of International Union of प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आईयूपैक नेम। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हमारे आईयूपैक नेम्स हैं या फिर जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, वो आपके जब साइंटिफिकली उनके नेम लिखे जाते हैं तो वो एक प्रॉपरली एक इंडस्ट्री पर या फिर एक संस्था पर आधारित टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। बच्चे उस जगह उस इंडस्ट्री का या फिर उस संस्था का कहना चाहिए, उस संस्था का नाम क्या है तो वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आईयूपैक। इसीलिए हम उनको बोलते हैं आईयूपैक नेम, क्योंकि इस संस्था ने ही सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नामकरण को लिखने का तरीका निकाला था। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपैक नेम कैसे लिखा जाता है। गाइस जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपैक नेम की बात करते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिस्टेड करते हैं। क्या करते हैं? द सेंट्रल मेटल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, यानी जो आपके कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम होगा। कैसे? इमेजिन करो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है पहले हम इसको लिस्टेड करेंगे, फिर नंबर 2 क्या करेंगे? द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर हम लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्टेड करेंगे। क्या करेंगे? फिर हम लिगेंड्स को, जो इसके चारों तरफ लिगेंड्स हैं, उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिस्टेड करेंगे। कैसे? अल्फाबेटिकली
इसको लिस्टेड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है पॉइंट, द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इन द फर्स्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। जो हमारे लिगेंड्स हैं उनका जो प्लेसमेंट है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। क्या बोला? द प्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड इन द लिस्ट में जो आपका लिगेंड का चार्ज है उस पर आपका कोई भी प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता। क्लियर। थर्ड देखो, पॉलीडेंटेट लिगेंड आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। जो हमारे पॉलीडेंटेट लिगेंड हैं बच्चे, पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं बताओ जरा? पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके पास एक से अधिक डोनेटिंग साइट्स होती हैं। क्या होती हैं? जिनके पास एक से अधिक डोनेटिंग साइट्स होती हैं वो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि मान लो आपका नाइट्रोजन है ना, या फिर डाई इथाइल मिथाइल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो वो क्या करेगा? एक तो आपके नाइट्रोजन की तरफ से डोनेशन होगा, फिर आपके दूसरा एसिटेट की तरफ से भी होगा, या फिर ईडीटीए के ले लो। सबसे अच्छा एग्जांपल तो पॉलीडेंटेट का ईडीटीए बनता है ना। ईडीटीए को ले लो, ईडीटीए में आपका क्या है? पॉलीडेंटिसिटी है। नाइट्रोजन आपका डोनेशन दो एसिटेट की साइड में करता है, फिर आपका ऑक्सीजन की साइड में भी करता है, राइट। तो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। जब आप पॉलीडेंटिसिटी वाले लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर करोगे तो गाइज उसमें भी आप क्या करने वाले हो? आप देखोगे कि किसका अल्फाबेट पहले आ रहा है। जो आपका फर्स्ट अल्फाबेटिकली होगा उसको आप पहले नॉमिनाइज करोगे। क्या करोगे? पहले नॉमिनाइज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है? इन केस ऑफ एब्रीविएट लिगेंड, है ना, एब्रीविएट लिगेंड, अभी इसके बारे में बताऊंगी। द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड। जो आपका लिगेंड है उसका जो फर्स्ट एब्रीविएशन है, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाया था एब्रीविएशन, उसका जो आपका फर्स्ट टर्म है वो आपकी पोजीशन को डिटरमाइन करेगा या फिर आपकी पोजीशन को एक्सप्लेन करेगा। क्लियर, इतने में तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी हाँ जी, तो फिर से देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं उनका भी जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो अल्फाबेटिकली करोगे। सेकंड थिंग, जो आपका एब्रीविएशन है, जो आपके पार्टिकल्स का एब्रीविएशन है वो आपका डिसाइड करेगा कि भाई नोमेनक्लेचर जा किधर रहा है। क्लियर, ठीक है जी, ध्यान रहेगा। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा गाइज? नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी आपके नोमेनक्लेचर हैं, क्या बोला मैंने? कि जितने भी आपके नोमेनक्लेचर हैं उसमें आप सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फोकस करोगे। ठीक है, क्या करोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फोकस करोगे। ठीक है, और सबसे पहले अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो सबसे पहले आप पॉजिटिव पार्ट, जो आपका पॉजिटिव पार्ट होता है उसका नोमेनक्लेचर करोगे। क्या करोगे? पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर करोगे। ठीक है, या फिर पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप जाओगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ। किसकी तरफ जाओगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ। ठीक है, चलो ये बात अब पहले पढ़ लेते फिर मैं आपको बताऊंगी। द फॉर्मूला ऑफ इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नॉट। जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, कोऑर्डिनेटर एंटिटी कौन सी होती है? जो आपके ब्रैकेट के अंदर होती है, ये वाली, वो चाहे चार्ज हो चाहे ना हो, उसे क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर वाली एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और फिर उसके बाद इसको हम लोग नोमेन करते हैं या फिर नोमेनक्लेचर उसका लिखते हैं। व्हेन लिगेंड आर पॉलीएटमिक, जब आपका लिगेंड पॉलीएटमिक होगा, देयर फॉर्मूला आर इनक्लोज्ड टू
पैरेंथेसिस, यानी कि जो आपका कोई भी अगर लिगेंड है जो कि पॉलीएटमिक है तो वो क्या करेगा, पैरेंथेसिस को इनक्लोज करेगा, यानी कि जो आपका लिगेंड का एब्रिविएशन होगा वो आपके पैरेंथेसिस के आसपास होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है गाइज, जितने भी हमारे लिगेंड्स की बात आ रही है तो लिगेंड का जो पैरेंथेसिस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके कि लिगेंड आपका क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, क्या है ये उस पर डिपेंड करेगा। और लिगेंड के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, राइट। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड एंड द मेटल, और यहाँ पर आपके लिगेंड और मेटल के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देख पा रहे हो, ठीक है। ये when the formula of charge coordination entity to be within or without that of counter ion, अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें काउंटर आयन हो चाहे ना हो, द चार्ज इज इंडिकेट आउटसाइड, आपका जो चार्ज है वो आउटसाइड में ही इंडिकेट करेंगे। द किसके स्क्वायर ब्रैकेट एज अ राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन, ठीक है, जो कि आपके राइट सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, CONS3 का होल 6, ठीक है, CrH2O का होल 6। अब देखो बाहर चाहे आपका एनायन था चाहे नहीं था, आपने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका चार्ज ऊपर साइड में सुपरस्क्रिप्ट में दिखाया है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज देखो जरा गाइज, the name of coordination compound are derived by the following principle of additive nomenclature। अब जो हम nomenclature करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वो कुछ रूल्स को फॉलो करके करेंगे, जैसे कि कुछ एडिटिव nomenclature को फॉलो करेंगे। Thus the group that around the central metal atom, एक ऐसा ग्रुप जो कि सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ है, must be identify the name, और क्या करेंगे, पहले हम उसके नेम को आइडेंटिफाई करेंगे। दे आर लिस्टेड एज प्रीफिक्स, जो कि आपके प्रीफिक्स के साथ लिखे जाएंगे, किसमें, सेंट्रल एटम में, विद एनी एप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर्स, और किसी एप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर्स के साथ में। कैसे, चलो इस बात को समझ लेते हैं गाइज, इस बात को समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स में। जैसे कि आपका पॉइंट 3 देखो, हम क्या करेंगे, जो भी आपके लिगेंड रिपीट हो रहे हैं, फॉर रिपीटेशन ऑफ लिगेंड, अगर आपका कोई लिगेंड है जो कि रिपीट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, तो आप इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करोगे, आपका जो यूज प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा गाइस, उसके लिए यूज प्रीफिक्स होगा डाई, डाई के लिए बिस, अगर ट्राई आ गया तो ट्राई के लिए ट्रिस, ठीक है, और चार यानी टेट्रा हो गया तो टेट्रा है तो टेट्राकिस, क्या होगा, टेट्राकिस। क्लियर, समझ में आया। और अगर मान लो कि आपके जो लिगेंड्स हैं वो एक से ज्यादा हैं तो क्या होगा, तो हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, अरेंज इन अल्फाबेटिकली, if ligands are more than 1 or 2। क्लियर। नेक्स्ट देखो, the following rule are used to be naming coordination compound। Number 1, the cation is named first। जो आपका cation है, पॉजिटिव चार्ज है, वो सबसे पहले लिखा जाएगा, किसमें, इन बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, दोनों जो है पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज एंटिटीज है उनमें से सबसे पहले आप कैटायन का नाम लिखोगे, उसके बाद फिर एनायन का लिखोगे। द लिगेंड्स आर नेम्ड एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो आपके लिगेंड्स है उनका नाम कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखोगे। और ये कब लिखोगे, जब आपके एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स अवेलेबल हो, बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और जब आपका जो लिगेंड का नाम है वो सेंट्रल मेटल एटम से पहले लगाएंगे।
दिस इज प्रोड्यूस द रिजर्व राइटिंग फॉर्मूला, और इसे हम कहते हैं रिजर्व राइटिंग फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट गाइज, जैसे अगर आपकी बात करें हम किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ या फिर किसी सेंट्रल मेटल एटम के नोमेनक्लेचर की बात करें, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका अगर आपका कोई सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है जो कि आपका चारों तरफ से न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव लिगेंड से जुड़ा हुआ है या फिर पॉजिटिव लिगेंड से सराउंडेड है, तो प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि उसके नाम में आप क्या करोगे, इसके नाम में आप क्या करोगे, उसके नाम में 8 लगाओगे। नेम इज एट 8। क्लियर? क्या करोगे? 8 लगाओगे। डन? मतलब जैसा था वैसा रखोगे, या फिर सीधे बोल दूं कि जो उसका नाम है एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। क्लियर? बट अगर यही जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके चारों तरफ लिगेंड्स आपके पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाएं, अगर आपके लिगेंड्स निगेटिव हो जाएं तो क्या करोगे? तो गाइज ये नाम अब आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? तो ये जो आपका 8 है वो यहां लग जाएगा, मतलब आपके नाम के आगे सेंट्रल मेटल एटम नाम के आगे 8 लग जाएगा। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई, etc are used to indicate the number of individual ligand। जो आपका मोनो है, ड्राई है, ट्राई है, ये सारे नंबर आपके इंडिविजुअल लिगेंड के साथ आप यूज कर सकते हो इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। किसमें? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, अगर आपका कोई लिगेंड है जो कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स रख रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देन द टर्म इज बिस, तो हम 2 के लिए लिखेंगे बिस, 3 के लिखेंगे ट्रिस, 4 के लिए लिखेंगे टेट्राकिस are used। The ligand to which they refer being placed parenthesis। ठीक है? नेक्स्ट देखो, प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई, etc are used to indicate the number of individual ligand। क्या बोला मैंने? कि जब आपका मोनो, ट्राई, ड्राई इस टाइप के वर्ड्स आ रहे होते हैं, मतलब अगर एक से ज्यादा लिगेंड आएंगे तो क्या होगा? 2 लिगेंड आएंगे तो डाई, 3 आएंगे तो ट्राई। तो हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करते हैं तो इन नामों की जगह पर कुछ और लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चलो उसको देख लेते हैं। व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन टर्म विल बी बिस, ट्रिस, टेट्राकिस्ट आर यूज्ड। द लिगेंड टू विच दे प्रेफर बीइंग प्लेस्ड आर पैरेंथिस। ठीक है? क्या होते हैं? वो आपके पैरेंथेसिस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए NiCl2 PPH3 का होल ट्वाइस, तो NiCl2 PPH3 का होल ट्वाइस का आप नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे लिगेंड जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा हो, यानी क्लोरीन, तो डाइक्लोरिडो, निगेटिव है ना, तो डाइक्लोरिडो। अब देखो 2 लिगेंड्स है तो बिस, PPH3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन, निकिल सेकंड। क्लियर? डाइक्लोरोडो बिस, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, निकिल सेकंड इसका नाम होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनाइन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेट बाय न्यूमेरिकल पैरेंथेसिस। जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर चाहे आपका सेंट्रल मेटल एटम का लिख रहे हो या फिर लिगेंड का लिख रहे हो या फिर कैटायन या एनायन का लिख रहे हो गाइस, वो हमेशा आपका रोमन नंबर में लिखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन हैज अ कैटायन, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स आयन है जो कि कैटायन रख रहा है, द मेटल आयन नेम्ड एज द एलिमेंट, तो आपका जो मेटल आयन है यानी सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे का वैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो,
निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकंड, तो हमने किस में लिखी है, रोमन में। निकिल के साथ में आपका क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव आयन है ना, PPS3, तो हमने क्या लिखा है, निकिल, निकलेटो नहीं किया इसको, राइट। नेक्स्ट देखो एग्जांपल के लिए, कोबाल्ट इज अ कॉम्प्लेक्स कैटाइन, जो आपका कोबाल्ट है वो कॉम्प्लेक्स कैटाइन है और ये आपका क्या कहलाता है, कोबाल्ट कहलाता है, क्लियर। एंड प्लेटिनम आपका प्लेटिनम कहलाता है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव्स हैं, दोनों मेटल आयन पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होगा फिर क्या होगा, तो बच्चे आप मेटल आयन के साथ में 8 को जोड़ दोगे, यानी कि जो आपका सफिक्स यूज होगा वो 8 यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट आपका एनायन है ना, क्या है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आपका एनाइन कॉम्प्लेक्स है, तो इसके सेंट्रल मेटल एटम में आप कोबाल्ट के साथ में 8 जोड़ दोगे, यानी कोबाल्टेट कर दोगे। फॉर द सम लिगेंड द लैटिन नेम्स आर यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स एनाइन, जो आपका लैटिन नेम है वो एज ए एनाइन यूज होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका फेरेट फॉर Fe, जैसे कि आपका फेरेट फॉर Fe। सेवेंथ देखो, सेवेंथ पॉइंट क्या है, The neutral complex molecule is named similar to that of complex cation, जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसका नाम जब आप लिखोगे तो आप कॉम्प्लेक्स कैटाइन के सिमिलर लिखोगे, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट विद द नोमेनक्लेचर, अब मैं आपके सामने कुछ नोमेनक्लेचर रखूंगी जो इन सब बातों को आपके सामने वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए पहला एग्जाम्पल मैं लेकर आई हूं जिसमें आपका है CrNH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, Cl3 है ना। तो इसमें आपके लिगेंड्स कौन कौन से हैं, अमोनिया है और वाटर है, क्लियर। गाइस इसका नाम क्या लिखा मैंने, ट्राइअमाइन ट्राइएक्वा क्रोमियम क्लोराइड, ट्राइअमाइन ट्राइएक्वा क्रोमियम क्लोराइड इसका हमने नाम लिखा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, द कॉम्प्लेक्स आयन इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है और जो ब्रैकेट के अंदर है गाइस ये तो हमारा पॉजिटिव पोर्शन हो गया है ना, क्योंकि ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो आप इसका नामिंग कैसे करोगे, पहले द एमाइन लिगेंड आर नेम्ड, सबसे पहले आप एमाइन लिगेंड को नेम करोगे, किससे पहले, बिफोर एक्वा आप एमाइन लिगेंड को नेमिंग करोगे और फिर उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा दोगे। सिंस देयर आर 3 क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोराइड्स हैं, हाँ 3 क्लोराइड्स हैं इन द कंपाउंड, सो द चार्ज ऑफ कंपाउंड आयन मस्ट बी न्यूट्रल, इसी वजह से आपका जो चार्ज है इन दोनों का एडिशनल वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो गाइस जब आपका न्यूट्रल होगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो नेमिंग होगी वो नॉर्मल जाएगी। फॉर द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन द चार्ज ऑन लिगेंड कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज है वो +3 रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे इस चीज को समझो जरा। अब हमारे जब नोमेनक्लेचर आप करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले अमाइन का आपने नोमेनक्लेचर किया, क्योंकि ये ए आपका अल्फाबेटिकल आ गया, AM और AQ, तो पहले कौन सा आएगा, अमाइन आएगा। तो ट्राइअमाइन ट्राइएक्वा क्रोमियम, क्रोमियम जो कि आपका सेंट्रल मेटल एटम है, यानी आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कवर कर लिया। अब आखिरी में कौन रह गया, क्लोराइड, जो कि आपका क्या है, एनाइन स्फीयर है, क्लियर। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। अब इसको देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही समझ लेंगे। देखो CO H2N CH2 CH2 NH2 और है SO4 का होल थ्राइस। अब इसको आपको नेमिंग करनी है, कैसे करोगे, ट्रिस इथेन क्या है, 1 2 एंड 1 2 एक सेकेंड 1 2 और ये 2 NH2 है ना, इसका मतलब हो गया 1 2 डायमीन, ठीक है ना, 1 2 डायमीन एथेन। तो क्या हो गया, 1 ट्रिस एथेन 1 2 डायमीन, इतनी बात तो समझ में आ गई। ट्रिस एथेन, एक सेकेंड गाइज यहाँ पर होगा बिस एथेन, नॉट ट्रिस एथेन, बिस एथेन, क्योंकि आपका है 2, बिस एथेन 1 2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, क्लियर, समझ में आया क्या हुआ, एक बार फिर से देख लो क्या हुआ है।
हमने इसका नाम लिख दिया डायरेक्ट, लिखा, क्या बना, क्या बना, इथेन 1,2 डायामीन, और ये कितना है, बिस, तो बिस, इथेन 1,2 डायामीन, कोबाल्ट 3 और सल्फेट। तो गाइज ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गई है, +3 गई है, तो यस हमने लगा दी। इसी तरीके से पूरे कॉम्प्लेक्स की देखी जाए तो वो भी आपकी न्यूट्रल है, यानी कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी। क्लियर। अब गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसे लिखोगे आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, चलो गाइज इसको भी देख लेते हैं। Isomers are 2 or more compounds that have same chemical formula but different arrangement of atom। आइसोमर हमारे क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनके अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम दे डिफर इन 1 or more फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होता है, जो आपके एटम्स हैं वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्या रखते हैं, अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल यूनिक रखते हैं, यानी आइडेंटिकल रखते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो अलग है, तो उनके प्रॉपर्टीज में भी एक चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन अमंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। अब जो हमारी टाइप है आइसोमेरिज्म के, उनको गाइज फिर से सब डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। गाइज स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सब डिवीजन कौन कौन से हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कौन कौन से टाइप है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। क्लियर। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे हम ऑप्टिकल भूल रहे हैं। अभी मुझे यही लग रहा था कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ। ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, इन सबको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो गाइज स्टीरियोमर हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। जो आपके स्टीरियोमर हैं वो क्या रखते हैं, सेम केमिकल फॉर्मूला रखते हैं, और जो केमिकल बॉन्ड है या फिर उनका जो केमिकल बॉन्ड है वो भी उनका सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, पर इनका जो अरेंजमेंट होता है अलग अलग होता है। इसी वजह से इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम स्ट्रक्चर के बेस पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसका पहला आपका पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। गाइस दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो आपके हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस को बनाती है। किसकी वजह से, ड्यू टू द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। जो आपका लिगेंड का अरेंजमेंट है, बिकॉज ऑफ इट ये आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बनाती है। अच्छा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में आपकी एक और खासियत होती है जो कि मैंने आपको बताई थी, कि जो आपके हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें अलग अलग तरीके के लिगेंड्स का हम यूज करते हैं। क्लियर। Important example of this behavior are found with coordination number 4 and 6। जो आपका इसका important example है इस behavior का, वो आपका कहाँ पाया जाता है, या तो coordination number 4 में या फिर coordination number 6 में पाया जाता है। क्लियर। अब चलो देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस पोजीशन किसकी है, प्लेटिनम डाइअमाइन डाइक्लोराइड की। अब देखो सिस में क्या होगा, आपके जो सेम टाइप के लिगेंड है वो सेम साइड में रहेंगे। ट्रांस में क्या होगा, सेम टाइप के लिगेंड अपोजिट साइड में रहेंगे। क्लियर। इसी तरीके से CONS3 का होल फॉर Cl2 का देखो,
तो इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाना है सिस एंड ट्रांस। तो एक सिस में क्या होगा कि आपके एक साइड रहेंगे एक तरीके के, और ट्रांस में क्या होगा, अब डिफरेंट साइड रहेंगे अलग अलग तरीके के। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इन अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला MX2L2 में जो आपका लिगेंड है वो आपका यूनिडेंटेड होता है। ठीक है। द टू लिगेंड्स X में बी अरेंज एडजेसेंट टू ईच अदर। तो जो आपके दो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट अरेंज किए जा सकते हैं इन अ सिस आइसोमर। किसमें? सिस आइसोमर में, और अपोजिट टू ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट इनको अरेंज किया जा सकता है। किसमें? इन अ ट्रांस आइसोमर, जिनको कि हम ट्रांस आइसोमर कह सकते हैं। तो गाइस जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो क्या बनेगा, देखो जरा, ये आपके पेटी वाले एक तरफ चले गए है ना, यानी कि सिस हो गया, इधर चले गए ट्रांस हो गया, ये आपका सिस हो गया, ये आपका ट्रांस हो गया। इधर देख लो। नेक्स्ट अब देखो इसी तरीके से हमने क्या किया है, अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABXI में अगर आपको लिखना है तो उसमें लिगेंड एक बार फिर से आपका यूनिडेंटेट है, तो ये क्या शो करेगा, दो सिस और ट्रांस आइसोमर को शो करेगा। क्लियर। क्या करेगा, दो सिस एंड ट्रांस आइसोमर को शो करेगा। सच आइसोमर इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल, और इस तरीके के जो आइसोमर हैं वो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्री बट सिमिलर बिहेवियर इज पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और जो आपके ज्योमेट्री है किसमें, सिमिलर बिहेवियर में, वो आपकी ऑक्टाहेड्रल में भी पॉसिबल है। और जब इसके लिगेंड्स होंगे दो, तो वो कैसे ओरिएंटेड होंगे, या तो सिस तरीके से ओरिएंटेड होंगे या फिर ट्रांस की तरह से ओरिएंटेड होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो अराइज व्हेन द डाइडेंटेड लिगेंड। अब ये जो आपकी आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वो आपकी तब भी अराइज हो जाती है जब आपके डाइडेंटेड लिगेंड का यूज हो रहा होता है, और तब इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, MX2L2। ठीक है। तो चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके लिए भी देख लेते हैं क्या बनेगी। इसमें देखो ये आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, ये दोनों तरफ से डोनेशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों तरफ से डोनेशन कर रहे हैं, तो ये इसकी हो गई सिस फॉर्म और ये इसकी हो गई ट्रांस फॉर्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। जो हमारी आइसोमेरिज्म में ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज वो आपके अनदर आइसोमेरिज्म में भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी पॉसिबल हैं। कौन कौन से, जैसे कि Ma3B3, क्या है Ma3B3, लाइक CONH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इफ 3 डोनर एटम ऑफ द सम सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, अगर आपके 3 डोनर एटम सेम पोजीशन पर ऑक्यूपाई होते हैं, किस पर, एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, किसी ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर पर, तो क्या होगा, ये आपके फेशियल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये आपके फेशियल आइसोमर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखो, व्हेन द पोजीशन आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जब आपके जो पोजीशन है वो ऑक्टाहेड्रल के मेरिडियन है, तो फिर आपका बनने वाला आइसोमर आपका मेरिडियन आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेरिडियन आइसोमर कहलाएगा। नेक्स्ट है गाइस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई कि आपके मेरिडियन आइसोमर कौन सा कहलाएगा। देखो हमने बोला कि जब आपकी पोजीशन ऑक्टाहेड्रॉन में जाएगी, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रॉन में जाएगी तो आपका मेरिडियन ये कहलाएगा, ट्रांस वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं ऑप्टिकल की। ऑप्टिकल आइसोमर आर मिरर इमेज ऑफ दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो कौन होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं। दीज आर कॉल्ड इनैंशियोमर, और इनको हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। The molecule or ion that cannot be superimposed are called two form of डेक्स्ट्रो एंड लीवो। जब आप किसी भी कंपाउंड की मिरर इमेज बनाते हो तो गाइस दो इमेज आती हैं, जो आपके क्लॉकवाइज होती है उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और जो आपकी लेफ्ट होती है वो आपकी लीवो कहलाती है। ठीक है, जो कि डिपेंड किस पे करती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दैट दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड प्लेन।
ठीक है, जो आपके लाइट का प्लेन है उसको वो किस एंगल पर रोटेट कर रही है ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका पोलराइज्ड लाइट प्लेन क्लॉकवाइज जा रहा है तो डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो लीवो। क्लियर? तो इससे बनने वाले जो आपके आइसोमर्स है वो कौन कौन से होंगे? डी और एल। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल आइसोमर आर द इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो कौन होते हैं? जो कि एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं हो सकते। दीज आर कॉल्ड इनैंशियोमर, ये आपके इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं वो एकदम कॉमन है। इन्वॉल्विंग ऑप्टिकल आइसोमर आर मिरर इमेज। जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर हैं वो आपके मिरर इमेज है दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज टू वन अनदर, जो आपके एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। इन्हें हम इनैंशियोमर कहते हैं। जैसे कि ये देख लो, ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, क्या ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यस गाइज, ऑप्टिकल आइसोमर वही कहलाते हैं जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड कॉल्ड कायरल। वो मॉलिक्यूल और आयन जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते उन्हें हम कायरल कहते हैं। और इनके दो फॉर्म होते हैं, या तो डेक्स्ट्रो फॉर्म होती है या फिर लीवो फॉर्म होती है। और गाइज ये किस पर डिपेंड करती है? ये रोटेशन की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है या फिर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पर डिपेंड करती है। किस पर? या फिर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पर डिपेंड करती है। तो ये है मिरर, ये है आपका डेक्स्ट्रो और ये है आपका लीवो। तो क्या हो रहा है? ये आपके जो एटम्स हैं ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ये मैंने आपको बता दिया कि आपके नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल में पाया जाते हैं और डाइडेंटेड लीगेंड रखते हैं। ये देखो जरा यहाँ पर, ये है ना आपका, तो ये आपका फेस है और ये मेर है ना, फेस और मर। तो इनमें क्या है? जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो आपकी PtCl2 में आपकी दिखाई जा सकती है। किसमें? P2Cl2 में दिखाई जा सकती है, या फिर PtCl2 En के टाइप की होती है। किसकी तरह होती है? P2Cl2 En के टाइप की होती है। ओनली द डिस आइसोमर शो इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो आपका इसमें जो आपका डिस आइसोमर है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। क्या करता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। कौन? डिस आइसोमर। नेक्स्ट है गाइस लिंकेज आइसोमर। व्हाट इज लिंकेज आइसोमर? लिंकेज आइसोमर अराइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। वो आइसोमर जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड पाए जाते हैं आपके लिंकेज आइसोमर बनाते हैं। और ये आपके एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो गाइस कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका थायोसाइनाइड लिगेंड हो गया, NCS, दिस विच मे बी बाइंड थ्रू नाइट्रोजन टू गिव, नाइट्रोजन से मेटल की तरफ अगर आपका जाएगा तो फिर आपका ये डायरेक्शन हो जाएगा। और वहीं पे थ्रू द सल्फर एज गिव दिस, अगर सल्फर की तरफ से जाएगा तो इस तरह से आपका डोनेशन होगा। ठीक है? और ऐसा बिहेवियर आपका किस कॉम्प्लेक्स में होता है? CONS3 का होल 5 NO2Cl2 में आपका ये कॉम्प्लेक्स, ये डोनेशन पाया जाता है। ठीक है? और ऑब्टेन्ड एज अ रैट फॉर्म विच इज नाइट्राइट लिगेंड इज बाउंड टू थ्रू। और इसमें आपका जो नाइट्राइट लिगेंड है वो फॉर्म होता है। कैसे बाइंड होता है? कुछ इस तरह के, या तो ऑक्सीजन की तरफ से डोनेशन हो जाएगा या फिर नाइट्रोजन की तरफ से। तो ये आपके येलो कलर का फॉर्मेशन देता है। क्लियर? क्या देता है? येलो कलर का फॉर्मेशन देता है। इन विच द नाइट्राइट लिगेंड इज बाउंड थ्रू द नाइट्रोजन। अगर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो नाइट्रोजन की तरफ से बाउंड होगा तब आपका ये येलो होगा, और अगर ये ऑक्सीजन की तरफ से बाउंड होगा तो ये रेड होगा। नेक्स्ट है, और इस तरीके के जो आइसोमेरिज्म है वो कब बनते हैं? जब लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है। किस में होता है? बिटवीन कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज। जब कैटायनिक एनायनिक एंटिटीज में लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है तो बनने वाला आइसोमेरिज्म आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए CONS3 का होल 6 COCN6। ठीक है? अब इसमें CN की जगह पर NH3 आ जाए और NH3 की जगह पर CN आ जाए तो बनने वाला लिगेंड आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। क्लियर? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है, देखो जरा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। जब आपके लिगेंड का इंटरचेंज होता है तो बनने वाली आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। किसमें? बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। किसके बीच में? कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज के बीच में, ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एन एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड बाय CuNH3 का होल 5 CrCN6 इन विच NH3 लिगेंड आर बाउंड टू CO+3। जो आपका NH3 लिगेंड है वो CO+3 से बाउंड होता है, एंड द CN लिगेंड टू Cr+3, और जो आपका साइनाइड लिगेंड है वो Cr+3 से बाउंड होता है। क्लियर? इन दिस आइसोमेरिज्म CrNH3 का होल 6 और CONH3 का होल 6 एक सेकेंड, यस, NH3 का होल 6, द NH3 लिगेंड आर बाउंड टू Cr+3, NH3 लिगेंड बाउंड टू Cr+3 और साइनाइड लिगेंड बाउंड टू CO+3। क्लियर? जब आपके कोऑर्डिनेशन में ही बाउंड आपके लिगेंड्स हो रहे हो तो आपका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज व्हेन द काउंटर आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड। जब आपके काउंटर आयन का जो आयन है वो आपका पोटेंशियल लिगेंड होता है, और जिसे हम डिस्प्लेस कर सकते हैं किसके द्वारा? बाय द काउंटर एनाइन, अनदर बाय द एनाइन, मतलब किसी दूसरे के साथ, इसके साथ अगर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ब्रोमाइन आपका अंदर आ गया है ना, या फिर इधर आपका चला गया Br, इधर आ गया आपका अंदर, तो आपका बनने वाला जो आइसोमेरिज्म होगा वो आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। व्हाट इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म? देखिए जरा, जो इस फॉर्म के आइसोमेरिज्म होते हैं उनको हम हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और इसका कारण क्या है? क्योंकि गाइस इसमें वाटर इन्वॉल्व होता है। दिस इज सिमिलर टू द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और ये आपके आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के सिमिलर होता है। सॉल्वेट आइसोमर डिफरेंट बाय वेदर और नॉट सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल। ये जो आपका सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म है ये कैसा है? ना तो ये पूरी तरीके से सॉल्वेटेड है और ना ही पूरी तरीके से बाउंडेड है ना। is directly bonded to the metal ion और merely present free solvated molecule। ये आपके डायरेक्टली मेटल आयन से बाउंडेड लिगेंड्स होते हैं और कहना चाहिए फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि अगर बात करें क्रिस्टल लैटिस की तो ये अपने क्रिस्टल लैटिस में इजीली हाइड्रेट होने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी एक्वा कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि CrH2O का होल 6 Cl3 ये आपका वायलेट कलर का होता है, CrH2O का होल 5 Cl Cl2H2O ये आपका ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? तो गाइज ये था हमारा आइसोमेरिज्म। प्यारे बच्चे आज के सेशन में हम लोगों ने IUPAC नेम और साथ में आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन में कुछ और बहुत बेहतर बॉन्डिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइज सेशन को लाइक कीजिएगा, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, अडर 24/7 स्कूल पर बने रहिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।